आज हम बात करेंगे थोड़ा सा जिस तरह से हमारी जो एडवांसमेंट हो रही है, डिजिटलाइज हो रहा है हमारा सारा सिस्टम और हम चले गए हैं सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ। हमारा सोशल मीडिया भी जो है वो सारा इर्द गिर्द घूमता है हमारे इंटरनेट के ऊपर। हम हर चीज़ उसी पे रिलाई कर रहे होते हैं और लिखना पढ़ना सारा सिलसिला उसी के ऊपर होना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और हम उस दौर को देखें जब आपके लेटर्स लिखे जा रहे होते थे, ख़त एक दूसरे को भेजते थे, किताबें लिखी जाती थी, लोग लिखते थे, जो एक लिखने वाला एक जो फील होती थी वो मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी कम हो गई है और उसका इफ़ेक्ट पब्लिशिंग की तरफ भी बहुत ज़्यादा आया है क्योंकि अब हम लोग जो ई बुक्स की तरफ चले गए हैं तो उसमें इसको भी बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। थोड़ा सा आज हम इसी हवाले से बात करेंगे एंड कंपैरिजन करेंगे उन दोनों एरास को लेकर कि जो पहले के ज़माने में चीज़ें होती थी और अब जिस तरह से मॉडर्नाइज हमारा सिस्टम हो चुका है उसमें हम कहाँ जो है वो कुछ चीज़ों को लैक कर रहे हैं, क्या चीज़ हमारी मिसिंग है उसमें या हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे। जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, बेसिकली ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ ब्लॉगर, ही इज़ अ पब्लिशर एज वेल। तो उनसे जो है बात करना हमें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने के लिए। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शाहिद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। वेलकम जी। और बात वहीं आ जाती है, जाहिर से थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि पब्लिशिंग के हवाले से पहले हम बात करें क्योंकि वाकई एक ऐसा दौर था। मैंने तो खैर बचपन में देखा है, आपने ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस किया क्योंकि आप तो उस में काम कर चुके हैं, चीज़ें आपने अप एंड डाउन सारा देखा है। तो सबसे पहले तो आपकी ख़ुद की जो पब्लिशिंग थी उसका आगाज़ कब आपने किया और उसी के साथ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप इस दौर में अब देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा मीडियम ही चेंज हो गया है। जो पहले पब्लिशिंग थी अब वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ चले गए। तो ये जो ट्रांजिशन है, डू यू थिंक कि ये अच्छी ट्रांजिशन हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, आपने पूछा आगाज़, तो आगाज़ मेरा वैसे पस मंज़र तो उसका बहुत पुराना है लेकिन 2005 से 2005 से मैंने इसको बाकायदा एक प्रोफेशन के तौर पे इख्तियार किया। और वो जो आपने अभी बात की है डिजिटल दौर की ट्रांजिशन की आपने बात की है, ये देखते देखते ही हमारे सामने हुआ ये सब कुछ है, राइट। और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए तब्दीली तो आती है, तब्दीली तो हर ज़माने में आती है, उसकी नौइयत में फ़र्क होता है, तब्दीली को तो आप रोक नहीं सकते। हाँ, ये हुआ कि पिछली कुछ दहाइयों में ये तब्दीली का अमल बहुत तेज़ हुआ और ये जो डिजिटल की आपने बात की ये तो बिल्कुल एक मीडियम ही चेंज हो गया, एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया और इसकी वजह से हमारे यहाँ ट्रेंड्स बहुत बदले, हमारे यहाँ फॉर्म्स बदल गई, हमारे यहाँ रीडिंग हैबिट्स पे फ़र्क पड़ा। ख़ुद किताब देखिए ना, ये अक्सर ये सवाल होता है कि अब डिजिटल दौर है, आजकल ई बुक का ज़माना है, गैजेट्स की बात होती है, ई रीडर्स की बात होती है, इंटरनेट हर एक के पास है। अब तो मोबाइल में ऐप्स ऐसी आ गई जिसमें आपके पास बेतहाशा किताबें अवेलेबल हैं। तो जो रिसोर्स है, जो बुक्स हैं, उसकी अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, उर्दू हों या अंग्रेज़ी हों, लेकिन उससे हरगिज़ ये नहीं समझना चाहिए कि वो उतना ही ज़्यादा पढ़ा भी जा रहा है। एक तो ये बात दुरुस्त कर लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को इससे ये गलतफहमी होती है कि शायद ई बुक के आने से या डिजिटलाइज हो जाने से जो हमारी रिवायती किताब है वो ख़त्म हो रही है या उसकी अहमियत कम हो गई है। ये दोनों बातें गलत है। अगर आप मगरिब की जानिब देखें जहाँ से ये सारा इनकलाब आया और हमसे बहुत पहले वो उस दौर से गुजर चुके हैं, तो वहाँ आज भी पेपर बुक जो है वो उतनी ही छप रही है, उसी तरह मकबूल है, उसी तरह पढ़ी जाती है और उसका मुतबादिल ई बुक बहरहाल नहीं है। हाँ, ई बुक ने अपना मुकाम बनाया है, ई बुक की अपनी उसकी एक मार्केट है, उसकी एक ज़रूरत है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए। अब लाइब्रेरीज सारी शिफ्ट हो गई हैं, डिजिटलाइज हो गई हैं, तो उस रेफरेंस में उसका एक बड़ा नाम है, बड़ा काम है, लेकिन बहरहाल वहाँ पे किसी तरह से भी उसने रवायती किताब को रिप्लेस नहीं किया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से किताब के साथ ताल्लुक़ आम आदमी का, आम पढ़े लिखे आदमी का पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था और ये सोशल मीडिया के आने से और ये सारे गैजेट्स वगैरह के आने से वो बदकिस्मती से कुछ कम हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि एक और ट्रेंड भी आया, यानी अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, अब सोशल मीडिया की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जो इससे पहले शायद किताब नहीं पढ़ते थे या किताब तक उनकी रसाई कम थी या दिलचस्पी कम थी,
सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी ऐसी बहसें जन्म लेती हैं जिस पे बात हो रही होती है, बहुत सी डिस्कशंस होती हैं, मुकालमे होते हैं, तो उनका रुझान होता है इस तरफ, उनकी अवेयरनेस बढ़ती है और फिर वो किताब की तलाश में निकलते हैं। तो वो किताब पढ़ने वाला एक तबका नया क्रिएट भी हुआ है। सही। और फिर किताब की फ़रोख्त के हवाले से अगर आप सोशल मीडिया के किरदार को देखें तो वहाँ भी बहुत आसानी हो गई है। अब वो घर पे बैठ के अपने ऑर्डर करते हैं और वो COD वगैरह के ज़रिए उनको घर पे किताब मिल जाती है। तो ये इस आसानी की वजह से भी किताब तक उनकी रसाई बढ़ी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, जहाँ आप ये बात कर रहे हैं वहाँ इफेक्ट तो देखें जी हर किस्म से आया है। आपकी रीडिंग हैबिट्स के ऊपर असर पड़ा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। फिर आपकी पब्लिशिंग पे भी इफेक्ट हुआ है सोशल मीडिया के आने से। लेकिन एक और चीज़ भी सोशल मीडिया के आने से हुई है कि जो किसी भी इंफॉर्मेशन को गलत अंदाज में लोगों तक पहुँचाया जाए या आप इस तरह की कंट्रोवर्सीज हर चीज़ के ऊपर आप देख रहे होते हैं, ये भी हमारा सोशल मीडिया जो है उसको बढ़ावा देता है इन चीज़ों को। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, सोशल मीडिया बेसिकली रेगुलेटेड मीडिया तो है नहीं, सिवाय इसके कि जो कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ जो इदारे हैं इस तरह के, वहाँ पे एक निज़ाम मौजूद है, इदारा जाती निज़ाम मौजूद है, एडिटर मौजूद है, तो वो तो किसी हद तक चीज़ों को देख के पब्लिश करते हैं, शाया करते हैं। लेकिन जिस तरह फेसबुक है या और इस तरह के जो पॉपुलर ऐप्स हैं, उन पे तो हर शख्स पब्लिशर है, जो लिख सकता है वो पब्लिश कर सकता है। वो फजूल की बातें भी तो लिखकर वो हर तरह की चीज़ लिखी जा रही है, पब्लिश हो जाती है और हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, उसका कोई देखभाल नहीं है। तो ये एक मसला तो है और इसके बहुत से नुकसानात हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पेपर बुक्स हैं उनका क्या फ्यूचर है आगे चल के? क्या ये बिल्कुल ही वैनिश हो जाएंगी या थोड़ा हद तक जो इनका किरदार रहेगा? जैसे मैंने अर्ज किया आपसे कि मैंने अब दोबारा मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि अगर आप वेस्ट से देखें जहाँ से ये सारा ट्रेंड निकला है, तो वहाँ पे भी पेपर बुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पेपर बुक उसी तरह आज भी छप रही है, आज भी वो। लेकिन हमारे यहाँ तो फ़र्क पड़ा। हमारे यहाँ चूँकि पहले से किताब के साथ ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर हो चुका था। हमारे यहाँ किताब देखें, एक तो ये देखें ना आप, लिटरेसी रेट कितना है, वही बहुत कम है। तो उसमें से भी किताब पढ़ने वाले, किताब का शौक़ रखने वाले कितने लोग हैं? यकीनन एक दर्जे में कमी तो आई है, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा ना कि कुछ ट्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस किताब को, रिवायती किताब को मकबूल करने में भी किरदार अदा किया। यानी मैं ये देख रहा हूँ बहुत अरसे से कि बहुत सी ऐसी किताबें जो कब की छप के ख़त्म हो चुकी थी, आउट ऑफ मार्केट थी, लेकिन इस सोशल मीडिया पे उस मौजू पे बहस हुई, कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, उन्होंने रेफरेंस दिया, हवाला दिया, तो पब्लिशर्स ने उन किताब को ढूंढ ढांड के दोबारा से छापा, उसको रीप्रिंट किया, रिप्रोड्यूस किया। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो किताब के हवाले से, पेपर बुक के हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं है। दैट इज देयर, हो जाएगा। और जहाँ देखा जाए ना कि कुछ राइटर्स ऐसे थे जिनकी पब्लिश होना मुश्किल होती थी, आप इधर से उधर भागते रहते थे पब्लिश करवाने के लिए, अब आपको एक ऐसा मीडियम मिल गया है जहाँ पर आप खुद ही पब्लिश कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो वाला सिलसिला है। अच्छा, अगर ये मुझे बताएं, आपका माशाल्लाह से एक उर्दू वेबसाइट भी है और एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसमें किस तरह से लिखना और पढ़ने को आप फरोग दे रहे हैं? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। हमारी danish.pk के नाम से साइट है। कुछ 4 साल पहले मैंने इसका आगाज़ किया था, जब ये सोशल मीडिया पे उर्दू वेबसाइट्स का नया सिलसिला चला था। तो उसके बाद तो खैर बेतहाशा अब तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस इंडस्ट्री ने ग्रूम किया है। तो ये बहुत अच्छा तजर्बा रहा। जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त पॉपुलर वेबसाइट्स में 2-3 नाम थे और बदकिस्मती से वो प्लेटफॉर्म इस तरह के थे जिन्होंने अपनी किसी भी हवाले से, नज़रियाती हवाले से कह लें या पॉलिटिकली एक पोजीशन ली हुई थी। तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो बग़ैर कोई पोजीशन लिए थोड़ा सा संजीदा इल्मी काम भी करे। सही। तो उसको सामने रखते हुए हमने इसका आगाज़ किया और वो दिन आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं वो किन चीज़ों से रिलेट करते हैं? हमारे यहाँ थोड़े से आप यूँ कह लीजिए कि इल्मी अदबियात से बहुत ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ है, उस पर चीज़ें छपती हैं नसर में। और फिर समाजी इश्यूज़ पर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मवाद आता है। जो डे टू डे लाइफ में इश्यूज़ आते हैं उनको ज़्यादा संजीदगी से उस पर लिखने वाले हमारे साथ जुड़े हैं बहुत से, और बहुत लोग लिख रहे हैं। उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें मर्द भी हैं, उसमें बहुत से नए लोग भी आए हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लिखना ही हमारे पास आके शुरू किया और आज माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और बल्कि उसी लिखे हुए उनके जो ब्लॉग्स हैं, मज़ामीन हैं, उस पर मुश्तमिल उनकी किताबें भी शाया हो चुकी हैं। अच्छा, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि हमारा थोड़ा सा ना वो भी
स्टैंडर्ड वो वैसा नहीं रहा अदीबों का, राइटर्स का। इसी वजह से हम थोड़ा सा किताबों की तरफ से हमारा रुझान या मुताले की तरफ से हमारा रुझान जो है वो ज़रा हट कर हम ई बुक्स की तरफ आ गए थे। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक आज की जो राइटिंग है उसमें कोई आपको फ्लॉ नज़र आता है, या कोई स्टैंडर्ड के कोई इश्यूज़ हैं, या हम जो लोग हैं वो टॉपिक अच्छा चूज़ नहीं करते जो हमें समझ आ सके, या कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करे? कहाँ हम लैग कर रहे हैं इस चीज़ में? क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम पीछे भी वैसे नहीं हटे, हम करते तो चले जा रहे हैं उस सिलसिले को मेंटेन। देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसके बहुत से पहलू हैं और बहुत तफसील से उस पर बात की जाए तो शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें। बात ये कि लिखने वाले लिख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज से अगर आप पीछे 40-50 साल पीछे चले जाएं तो जितने बड़े नाम हमें अदब में नज़र आते थे, ख़ासतौर पर अगर आप फिक्शन की बात कर लीजिए या नॉन फिक्शन की बात कर लीजिए, तो शायद आज उतना संजीदा या उतना मकबूल राइटर आपको नज़र ना आए। लेकिन आज के दौर के हिसाब से जो आज के चैलेंजेस हैं, जो आज के समाज के मौज़ूआत हैं, और आज की जनरेशन जिन चीज़ों को देखती है, सुनती है, पढ़ना चाहती है, और जिस अंदाज में, जिस आसान और आम फहम ज़बान में पढ़ना चाहती है, वो लिखने वाले बहरहाल वक्त के साथ साथ नए आ रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, तब्दीली की ज़द पे है हर चीज़, और तब्दीली तो आती है, उसको वेलकम करना चाहिए। मायूसी की कोई बात नहीं, मायूसी की बात नहीं है। चलो, ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा एक और मुझे बताइएगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं इस अदबी दुनिया के, उनमें उनके साथ भी जाहिर है आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, बड़ा आपने काम किया है, तो किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ख़ासतौर पर जब हमने 1 साल पहले दानिश टीवी इंग्लिश शुरू किया जी, तो उसमें पहला इंटरव्यू हमने नॉम चॉम्स्की का किया। उसके बाद बेतहाशा एकेडमिक्स आए, इंटेलेक्चुअल्स आए, जर्नलिस्ट आए, राइटर्स आए, जिनके साथ हमने इंटरेक्ट किया। तो वो तजर्बा बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत खूबसूरत और बहुत दिलचस्प रहा। बात यह है कि आपने अदब के हवाले से बात की, मैं सिर्फ अदब तक महदूद नहीं करता, मैं इसमें राइटर, सहाफ़ी, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन सबको लेता हूँ। पूरा एकेडेमिया और इंटेलिजेंशिया की हम बात करते हैं। तो हमारे यहाँ एक अजीब व गरीब सा मुझे ये महसूस होता है कि जैसे हमारा जो दानिश्वर है उसने अपने बचपन में या जवानी में जो कुछ पढ़ लिया वो उस पर काने होकर बैठा हुआ है और उसी को दोहरा रहा है, उसी को रिपीट कर रहा है। उसको ये अच्छा, कुछ नया इनोवेशन नहीं लेकर आ रहा, ना तो वो नया कोई चीज़ पढ़ने पे तैयार है, ना उसको पता है कि इस वक्त क्या मौज़ूआत दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं, या वही मौज़ूआत जो पुराने भी हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं, बात और मुकालमा और नैरेटिव कहाँ तक जा चुका है। ऐसा क्यों है? जब देखिए आपको शौक होता है तो आप एक्सप्लोर करने का आपको दिल करता है, आप ऐसी महफिलों में जाके बैठते हैं जो इर्द गिर्द के लोग उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आप एक दूसरे से सीखते हैं, तो फिर क्यों ऐसी बात है? मेरा ख्याल है ये शौक़ वाली बात जो है ना, ये मुझे लगता है कि शायद हमारे यहाँ एक एज के बाद ना हमारा दानिश्वर ख़ुद इस बात को तस्लीम कर लेता है कि अब ये शौक़ का मामला नहीं है, या तो उसके रिज़्क़ का मामला है, अगर तो उससे प्रोफेशनली कुछ काम कर रहा है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स वगैरह, या कोई जद्दोजहद नहीं करनी आगे, बस वो नयापन, वो ताजगी, वो क़नाअत इख्तियार कर लेता है, वो उसी में खुश है। और उसके इर्द गिर्द जो तलबा हैं, नौजवान हैं, या जो उसके कारी हैं, सामाईन हैं, वो उनकी भी इस हवाले से कोई तरबियत नहीं करता और ना वो उसकी तरबियत करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बस वो एक मुतमईन से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और कोई नई चीज़, नयापन बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो बदकिस्मती है कि वो आपस में जो खींचातानी की एक फ़िज़ा होती है और ग्रुप बंदी है, वो बेतहाशा है। लॉबिंग उससे इल्म को, दानिश को, नैरेटिव को, किताब को, बात को, मुकालमे को नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जब आप बात करते हैं तो आपको एक ताजगी महसूस होती है, आप एक रिचनेस महसूस करते हैं, आपका होराइजन बहुत बड़ा हो जाता है, आपका ज़हनी उफ़ुक़ वसी होता है, आपको पता चलता है कि आप दुनिया में क्या सोचा जा रहा है और कहाँ जा रहे हैं लोग। बिल्कुल सही, वो बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। और जो अभी हमने डिस्कशन किया उससे तो यही लगता है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने उन स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है, तब्दीली की थोड़ी सी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से सारा कुछ यहाँ से आता है। आप अपने दिमाग को जब तक फ्रेश नहीं करेंगे, आप कुछ अच्छा सोच नहीं सकेंगे, आप अपनी माहौलियात में कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। तब्दीली की ज़रूरत का शऊर पैदार करना है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू।